दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, खुश हैं। और इसी के साथ टैलेंट मैनेजमेंट की भी पढ़ाई चल रही है जी। IT के वीडियो भी पैरेलल बन रहे हैं, फाइनेंस के भी बन रहे हैं, जल्द वो भी लेकर आ रहा हूं। टैलेंट मैनेजमेंट की 2 यूनिट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है। 3rd यूनिट का वीडियो पार्ट 1 लेकर आ गया हूं। कौन कौन से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर वापस से यही टॉपिक है और इसकी प्रोसेसेस अपन देखने वाले हैं। MBA 3rd सेम में कंपलसरी सब्जेक्ट HR में है। ये HR में इलेक्टिव सब्जेक्ट है, BBA में है, BCom ऑनर्स में है, PGDC और UGC नेट में। यकीन मानिए 7 से 8 क्वेश्चन टैलेंट मैनेजमेंट से सब्जेक्ट से आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर जब 3rd यूनिट हम स्टार्ट करते हैं तो आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शन। तो पहले मतलब कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। बिल्कुल सही बात है सर, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, 1st यूनिट में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करा है, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट जस्ट कॉल फॉर द जॉब। क्या है? कॉल फॉर द जॉब, यानी कि आवाज लगाना कि भैया आपको यहां पर एक पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट है, करीबन 20 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 5 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 3 बंदों की रिक्वायरमेंट है, उसका लिए आवाज लगाना। अब आवाज लगाने का मतलब ये नहीं कि कोई चिल्ला रहा है। इसमें आवाज लगाने का मतलब है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, थ्रू रेफरेंस प्रोग्राम देना, थ्रू कैंपस एडवर्टीजमेंट करना, यानी कि कैसे भी लोगों को पता चले कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जॉब ओपनिंग है। जॉब ओपनिंग का जो नोटिफिकेशन अपन को देखने को मिलता है वही रिक्रूटमेंट है। उनसे जो हमको सूटेबल कैंडिडेट मिल जाए, सूटेबल जो हमारी उस जॉब के लिए लायक हो, कंपनी की जॉब के लिए लायक हो, उसको चूज करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। ऑलरेडी मैं इसको डिटेल में समझा चुका हूं, इसलिए अभी यहां पर डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। इसके 1st, 2nd यूनिट, 2 यूनिट्स के अंदर ऑलरेडी अपन ने इस पे डिटेल में बात कर रखी है, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के ऊपर, इसलिए अभी यहां पर डिटेल में बात नहीं करी जाएगी। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जी हाँ, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कौन से हैं? एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन रहता है ये, हमेशा आता है क्वेश्चन, बार बार मेरे को लगता है ये हर बार आने वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं रिक्रूटमेंट के। यानी कि किसी भी कंपनी को यदि रिक्रूटमेंट करना है, या इसको अगर रिक्रूटमेंट कह लूं तो रिक्रूटमेंट तो कॉल फॉर द जॉब ही हुआ, और उसमें अगर मैं कह दूं कि सिलेक्शन करना है तो कौन कौन सी प्रोसेस है, कहां कहां से कर सकता है, वो भी सेम है। मतलब यहां पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस टाइप्स या सिलेक्शन के टाइप, दोनों टाइप्स आपकी बुक के अंदर टैलेंट मैनेजमेंट में इक्वली माने गए हैं, और बुक के अंदर यूजुअली प्रैक्टिकल मैनर में भी इक्वली होते हैं। जैसे कि रिक्रूटमेंट करना है, यानी कि वैसे तो होता है सिलेक्शन, लेकिन रिक्रूटमेंट करना है तो प्रमोशन भी दे रखा है, रिटायरमेंट भी दे रखे, फॉर्मर एम्प्लॉय ट्रांसफर, इंटरनल, यानी कि एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, ठीक है। और इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे सिलेक्शन में अपन ने इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा था ना, जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट अपन ने पढ़ा था, वो क्या था? एक्सटर्नल था। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज पढ़ी थी, वो भी एक्सटर्नल था। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट भी इंटरनल एक्सटर्नल 2 तरीके के से चलता है। यानी कि हमने किसी बंदे को प्रमोशन कर दिया या बता दिया कि भैया ये जगह प्रमोशन की, ये वैकेंट हो गई, रिटायरमेंट कर दिया, कोई जगह वैकेंट हो गई, रिटायरमेंट एम्प्लॉय को हमने हायर कर दिया, ठीक है, कि इनका इस तारीख को रिटायरमेंट होने वाला है, यानी कि जगह वैकेंट होने वाली है। फॉर्मर एम्प्लॉय को बता दिया, कोई भूतपूर्व एम्प्लॉय है उसको बता दिया, किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और इंटरनल एडवर्टाइजमेंट लगा दिया कि यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। ये कहाँ होता है? बैंक्स में भी होता है, आर्मी में भी होता है, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट ही होता है। प्रेस एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कैंपस इंटरव्यू, प्लेसमेंट एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वॉक इन इंटरव्यू, ई रिक्रूटमेंट और कॉम्पिटिटर्स, ये सारे के सारे ऑलरेडी अपन ने सिलेक्शन के टाइप्स में पढ़े हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन दोनों बिल्कुल लगभग सेम ही है, कुछ 19-20 का ही अंतर है, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑलरेडी मैंने 2nd यूनिट में ये डिटेल में बताया है ना, इसलिए यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो बात है वो बता दी, रिपीट करके वीडियो लंबा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। नहीं, सिलेक्शन की जो टेक्निक इंटरनल एक्सटर्नल अपन ने पढ़ी है, रिक्रूटमेंट की अगर आप वो टेक्निक इंटरनल एक्सटर्नल में देखोगे तो लगभग आपको समान ही मिलेगी। मैं कह रहा हूं वही याद करके भी चले जाओगे, केवल ऊपर रिक्रूटमेंट लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
इसलिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मेन जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है थर्ड यूनिट में, वो बनता है असेसमेंट सेंटर वाला। तो सर ये असेसमेंट सेंटर क्या होते हैं? असेसमेंट सेंटर मतलब कि जैसे कि हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी हमको असेस करती है, यानी कि गणना करती है, हमारा मूल्यांकन करती है, हमारे बारे में पता लगाती है कि ये बच्चे को फर्स्ट डिवीजन देना है या ये बच्चे को सेकंड डिवीजन देना है। कैसे पता लगाती है भाई? एग्जाम लेगी, वो इंटरनल एग्जाम कराएगी, इंटर्नशिप पे भेजेगी, वाइवा लेगी, कुछ एन नंबर्स ऑफ द टेक्निक्स रहती है जिसके थ्रू वो मार्किंग सिस्टम रहता है। अब उसी को ही असेसमेंट सेंटर बोलते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहां पर असेस किया जाता है। तो असेस किसका किया जाएगा? जॉब के जो एम्प्लॉय हैं उसका किया जाएगा। और किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? जॉब के अकॉर्डिंग किया जाएगा। किसका होता है? एम्प्लॉय का होता है ना, जो काम कर रहा होता है। और किसके अकॉर्डिंग होगा? जॉब के अकॉर्डिंग होगा। एक कंपनी में एक मशीन 50 यूनिट बनाने का हमारा काम था, एम्प्लॉय ने बनाया थी 60 यूनिट, यानी कि उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगर वो 20 यूनिट बनाता है तो उसका अंडर परफॉर्मेंस हुआ। तो उसकी जॉब के अकॉर्डिंग किया जाता है। जॉब एनालिसिस के अंदर स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये डिटेल के अंदर अपन ने देखा था कि कौन से अपन जॉब असेसमेंट के अंदर पॉइंट शामिल करते हैं। तो जॉब असेसमेंट क्या है? जॉब असेसमेंट इज द सिंपल मेथड व्हिच असेस द जॉब, असेस द जॉब। जॉब का असेसमेंट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में असेसमेंट किसका होता है? एम्प्लॉय का असेसमेंट होता है। किसके बेसिस पे? जॉब के बेसिस पे। आपकी किसी भी जॉब का मूल्यांकन जिसमें पता लगाया जाए कि इस जॉब में कितने नंबर ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड यूनिट हो, वो जॉब असेसमेंट का आता है और उसने कितना आउटपुट अचीव करा है। ठीक है, असेसमेंट सेंटर इज प्रोसेस। और ये सेंटर का काम क्या करते हैं असेसमेंट के? प्रोसेस टू मेक पर्सनल डिसीजन व्हिच पार्टिसिपेट एंगेज इन वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज हैविंग देयर परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन का काम करते हैं। अब जॉब असेसमेंट क्या है? किसी जॉब का असेसमेंट करना, और ये असेसमेंट सेंटर उस जॉब का असेसमेंट करके किसी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस का आउटकम पता लगाते हैं कि परफॉर्मेंस उसकी कैसी रही, अच्छी रही, खराब रही, बिल्कुल खराब रही, बहुत अच्छी रही। और उससे क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। भाई मिस्टर पिंटू गए जॉब करने, कहां गए? जॉब करने। तो वहां पर असेसमेंट सेंटर, ये असेसमेंट सेंटर काम, ये असेसमेंट सेंटर कौन करेगा? अरे एचआर का ही तो आदमी करेगा। ये एचआर का आदमी इस जॉब का असेसमेंट करेगा मिस्टर पिंटू के, कि मिस्टर पिंटू को इस जगह काम पे कराया गया था, इस जॉब के अंदर उनको 30 यूनिट का प्रोडक्शन करना था, उन्होंने 20 यूनिट का प्रोडक्शन करा है, क्योंकि वो तो मिस्टर पिंटू ठहरे तो उन्होंने 20 यूनिट का प्रोडक्शन करा। तो अब आप बताइए कि ओवर परफॉर्मेंस है या इक्वल है? अंडर परफॉर्मेंस है। तो अंडर है तो इनको कितना बोनस वगैरह मिलना चाहिए, वो इसके अंदर ऊपर डिसाइड होगा। अगर वो 30 का 30 कर देंगे, 30 का 40 करेंगे, तो इनका इंक्रीमेंट 10% से 15% के मध्य होगा। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द पार्ट ऑफ एचआर। ये एचआर का रोल होता है कि जॉब को एसेस करना कि भैया आपने कितना काम किया बताइए। वैसे तो आपका हेड केवल सुपरवाइज कंट्रोल करता है, लेकिन उसका फाइनल जो इवैल्यूएशन होगा वो एचआर डिपार्टमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ योर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट खुद ही नहीं आके बता देगा कि आपका इतना 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 होगा। आपका जो बॉस होगा वो भी रहेगा और एचआर का बंदा भी रहता है, और दोनों मिलकर, मतलब ज्वाइंट एक्टिविटी है असेसमेंट की। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हमेशा याद रखिएगा सिलेक्शन होता है, यानी कि किसी बंदे को रिक्रूटमेंट करके उसका क्या किया जाता है? ये रिक्रूटमेंट का मास आया, रिक्रूटमेंट में मान लेते हैं अपन ने 100 लोगों ने अप्लाई करा। कितनों ने अप्लाई करा? 100 लोगों ने। और कंपनी में 20 ओपनिंग थी तो हमने 20 को सेलेक्ट करा। जब ये सिलेक्शन हो जाता है, इनको ये ज्वाइन कर लेते हैं, तो कुछ एरर हो जाती है, कभी कभी एरर्स हो सकती है। ये एरर्स कौन सी रहती है? जो सिलेक्शन प्रोसेस में होती है। अब ये एरर कैसी हो सकती है? मान लो कि मेरे को किसी अकाउंटेंट की जरूरत थी और मैंने कंप्यूटर एनालिसिस को रख लिया, तो ये एक फंडामेंटल एरर हो गई। तो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एरर हैं वो क्वेश्चन बनता है, और इनके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं वो क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि एरर कौन सी होती है सिलेक्शन में और इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो ये है एरर। सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी। हम सब्जेक्टिविटी पे कंसर्न हो गए, हमने ये सोच लिया, हम उस व्यक्ति के ऊपर इतने प्रभावित हो गए, हमने ये सोचा ही नहीं कि मेरे को अकाउंटेंट चाहिए था। मैंने किस बंदे को हायर कर लिया?
कंप्यूटर साइंटिस्ट को हायर कर लिया, मेरे को क्या चाहिए था, अकाउंटेंट चाहिए था जो टेली का काम कर सके। अब वो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो C++, .NET, जावा, लेकिन भाई मुझे क्या चाहिए था, अकाउंटेंट चाहिए था, मैंने हायर कर लिया। अब मैं या तो उसको अकाउंटेंट का काम सिखाऊं या टेली सिखाऊं या ERP का सॉफ्टवेयर सिखाऊं। उसको कंप्यूटर का वेल वर्स नॉलेज है लेकिन उसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, उसको अकाउंट के फंडे क्लियर नहीं है, वो साइंस बैकग्राउंड से। तो यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी। हम हमारे ऑब्जेक्ट को छोड़ के उस पर्सन के ऊपर जब कंसर्न हो जाते हैं तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ एरर है। क्लियर है ना? ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं अपन, लेकिन कोर्स भी करवाना है। मेकिंग हास्टी डिसीजन, हास्टी यानी कि आप फास्ट जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं भाई कि ये वाला लेना है, ये वाला फाइनल करना है, ये वाला नहीं करना है। जब अपन वेग में जाके डिसीजन ले लेते हैं, हास्टी डिसीजन कहते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। पहले तो हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये ऐसा ही है, इसकी शक्ल देख के ही मैंने कह दिया था कि ये जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, बाद में पता चलता है कि भैया फेल होकर आ गए। ठीक है, तो मेकिंग हैस्टी डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी फॉर सिलेक्शन एरर, हम दोषारोपण करने लग जाए, अकाउंटेबल करने लग जाए। अगर हम अकाउंटेबल ना करें तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर ओवर अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, यहां पर ओवर वर्ड यूज कर लेना। हम कौन सा, ओवर अकाउंटेबिलिटी फॉर सिलेक्शन। ओवर अकाउंटेबिलिटी मींस कि मैंने किसी बंदे को, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करा, वो कंपनी में जॉब करने के लिए आ गया। मिस्टर पिंटू भैया मेरा रेफरेंस है, कंपनी में जॉब करने के लिए आ गए। 10 ही दिनों में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये काम मेरे से नहीं होगा, वो छोड़ के भाग गए। अब वो छोड़ के भाग गए तो कंपनी वाला मुझे बुलाएंगे, आनंद इधर आओ। मैं गया, हाँ इस बंदे को तुमने सेलेक्ट करा था, ये छोड़ के चला गया। तो अपने क्या होता है कि अपन किसी व्यक्ति के ऊपर जब ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी आई क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट किया था, अब वो छोड़ के चला गया तो इसमें मेरी गलती है, ये तो मिस्टर पिंटू की गलती है भैया। वो छोड़ के चले गए, उनके व्यक्तिगत कारणों से गए, कोई जॉब बॉस के कारण गए, कोई वर्किंग कंडीशन के कारण गए, कोई एन नंबर्स ऑफ रीजन हो सकते। लेकिन जब मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सेलेक्टर के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो जो बंदा है उसको परफॉर्म करना चाहिए, इसलिए वो कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेता है। ये एक काइंड ऑफ एरर हो जाती है। लैक ऑफ गुड इंफॉर्मेशन ऑन कैंडिडेट, मेरे को उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ही पता नहीं। मान लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक HR के इंटरव्यू में बैठा था और बहुत प्रैक्टिकल आपको बात बताता हूं। HR के इंटरव्यू में बैठा था, पहला बंदा आया और उसका शायद यह पहला इंटरव्यू ही रहा होगा, है ना, उसकी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। हम मतलब 4 जने बैठे थे, मैं तो एक HR के एक मेंबर के माते बैठा था, एक HR हेड भी थे और प्रोडक्शन इंचार्ज भी थे, M.Tech किया हुआ बंदा था, है ना। फर्स्ट टाइम कैबिन के अंदर घुसा तो जो कैरी कर रहा था उसके डॉक्यूमेंट्स वो गिर गए वहां पे, वो गिरे तो उसको उठाने में और वो फेल गए, और फेल है तो 5 मिनट उसके बर्बाद हो गए। तो एग्जामिनर्स जितने भी थे, इंटरव्यूअर्स जितने भी थे, उनका माइंडसेट क्या हो गया, उनका माइंडसेट ये हो गया कि ये काफी नर्वस है, ये कभी भी टफ सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, टफ सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देयर माइंडसेट। अब उसका इंटरव्यू अच्छा गया, उसने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए क्या कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही वो एंटर हुआ, वो नर्वस था, उसकी आवाज नहीं निकली, लेकिन उसने जब क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू किया तो देन आई रियलाइज कि बंदे में नॉलेज है। इंटरव्यूअर्स को भी पता चला कि बंदे में नॉलेज है, लेकिन जो उसका इंप्रेशन था उसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो जब हमको उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हम फर्स्ट में ही उसका डिसीजन हमने मान लिया, या कोई सर्टेन सिचुएशन को हमको देख के हमने एज्यूम कर लिया ये ऐसा होगा, तो ये भी एक सिलेक्शन की एरर हो जाती है। अनट्रेन मैनेजमेंट, अब पता ही नहीं है इंटरव्यू कैसे लेना है, हमको बैठा दिया गया। अब मैं तो जैसे HR मेंबर था, कोई HR हेड था, कोई प्रोडक्शन में पहला रिक्रूटमेंट हुआ, उसका जुम्मे 7 दिन हुए नौकरी के, वो आके उसको बैठा दिया गया कि सर आपको अब इंटरव्यू लेना है। अब उसको उसकी कंपनी की डिटेल पता नहीं है, उसको जॉब का एनालिसिस ही पता नहीं है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही पता नहीं है। अगर वो इंटरव्यू लेने बैठ जाएगा तो भले उसको अकाउंटेंट आ जाए, कंप्यूटर साइंटिस्ट आ जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको किसको सेलेक्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? जब मैनेजमेंट को, यानी कि जो सिलेक्शन कर रहा है उसको भी सारा नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो सिलेक्शन एरर हो जाती है। सिलेक्शन एरर का मतलब ही क्या है कि गलत बंदे को सेलेक्ट कर लिया गया, या जो सही बंदा सेलेक्ट होना चाहिए था उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। द रॉन्ग पीपल आर डूइंग
द हायरिंग, ये सेम है अनट्रेन्ड और रॉन्ग पीपल, यानी कि आप प्रोडक्शन के लिए एक अकाउंटेंट्स को नहीं रख सकते। आप अगर टेक्निकल हायरिंग करनी है तो उसमें आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए ही चाहिए, वहां पर केवल कोर एचआर का बंदा आपके लिए हायरिंग नहीं कर सकता। जहां नॉन टेक्निकल है वहां पे आपको कोर एचआर का बंदा कर सकता है, लेकिन जहां टेक्निकल हायरिंग है लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड है, स्टोर डिपार्टमेंट रिलेटेड है, या कोई एनी काइंड ऑफ प्रोसेस रिलेटेड एक्टिविटी है जहां पर टेक्निकल बंदे की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको टेक्निकल बंदा ही चाहिए हायरिंग में। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यू ऑफन फाइंड द रॉन्ग, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जहां पे मास रिक्रूटमेंट चलता है, मास रिक्रूटमेंट, वहां पे मास छटनी भी होती है, मास रिक्रूटमेंट भी होता है और मास छटनी भी होती है। अब जहां पे मास रिक्रूटमेंट हो रहा होता है ना, वहां एरर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हायर करने का। यदि एक बंदे को पहले ही बता दिया गया कैंपस में आने से पहले, जैसे एचआर वालों को बोल दिया जाता है कि आपके आने से पहले एमबीए के हमारे साथ 20 बंदों को तो आपको लेके ही जाना है, आपकी कंपनी से हमारा टाई अप है, आपके कॉलेज कंपनी वाले हमारे यहाँ से हर साल 20 बंदे तो लेकर ही जाएंगे, ऐसा हमने आपके कॉलेज के साथ टाई अप कर रखा है। अब वो 20 बंदों में वो कितने बंदे अच्छे सेलेक्ट करेगा, कितने बंदे खराब सेलेक्ट करेगा, हो सकता है वो अंडर परफॉर्म हो, फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। दैट इज वन काइंड ऑफ एरर। आई होप ये सारे एरर्स आपको क्लियर हो गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 काइंड्स ऑफ एरर अपन ने पढ़ लिए। नॉर्मल है ना, सारी साइकोलॉजिकल रिलेटेड और फिजिकल रिलेटेड है, ठीक है, कोई ऐसा नॉइस वगैरह ऐसी एरर नहीं आती है ना। इनको एरर को कम कैसे किया जा सकता है? क्वेश्चन दोनों जॉइंट वेंचर में चलते हैं, यानी एरर आएगी तो उसके साथ उसके सॉल्यूशन भी आएंगे। समस्या होगी तो समाधान पूछेगा ही पूछेगा, केवल समस्या नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ ले, खैर किस्मत कोई लकीर नहीं है मैं बोल दूं और ऐसा हो, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर कोई एरर पूछ रहा है तो उसके सॉल्यूशन भी पूछेगा, हाउ टू ओवरकम दिस एरर। सबसे सिंपल, उसके ऑपोजिट, साथ के साथ ऑपोजिट पॉइंट लिखने हैं। पहला, एजुकेट करो टीम को बताओ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको कैसे बंदे की रिक्वायरमेंट है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने, कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछने, आपको अपनी कंपनी के बारे में कौन सी डिटेल बतानी है, सारी की सारी चीजें। होल्ड एवरीवन अकाउंटेबल। अब अकाउंटेबल, ओवर अकाउंटेबल नहीं करना है, लेकिन अकाउंटेबल जरूर रखना है कि भाई आपको आपकी काम जिम्मेदारी से करना है। आप हास्टी डिसीजन नहीं ले सकते, आप वेग डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप सेल्फ इन्फ्लुएंस, अब जैसे उसमें पार्शियलिटी भी था सिलेक्शन एरर में, लेकिन लिखा हुआ नहीं है क्योंकि अब नए में पार्शियलिटी आती नहीं है, सारे अननोन होते हैं, पर पार्शियलिटी भी होता है उसके अंदर। मॉडिफाई जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई करो, फ्लेक्सिबल रहो। ये नहीं तो ये ऐसा नहीं कि हमको अकाउंटेंट मिल रहा है तो उसके साथ उसको कुछ एड ऑन नॉलेज दे के स्किल सिखा के हम क्या उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ये वाले साथ। मेक डिसीजन ड्राइवन बाय डेटा, यानी कि आप जो डिसीजन ले रहे हो किसके बेसिस हो, डेटा के बेसिस हो, ना कि आपकी गट फीलिंग के बेसिस। जब हम गट फीलिंग से लेने जाते हैं यही होगा, ऐसा ही होगा, यही आगे बढ़ेगा, तो बात नहीं होता है। कभी कभी भगवान भी कृपा करते हैं, राम जी भी कृपा करते हैं, आपकी बोली हुई बात सच हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है आपका डिसीजन किस पे बेस्ड होना चाहिए, डेटा पे बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, एस्टेब्लिश अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस एस्टेब्लिश करनी है, यानी कि आपको जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो उसमें पहले रिटर्न टेस्ट कराओ, फिर जीडी कराओ, फिर सिलेक्शन करो, सिलेक्शन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करो, यानी कि एक प्रोसेस होनी चाहिए हर चीज की। जीडी में हम ऐसे 5 पार्ट पढ़ेंगे, सिलेक्शन इंटरव्यू में हम ये 4 पॉइंट पहले पूछेंगे, फिर 2 पॉइंट ये पूछेंगे, ये ईच एंड एवरीथिंग क्या होनी चाहिए, प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए, तभी ये एरर जो होगी वो मिनिमाइज होगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि सिलेक्शन में एरर कौन कौन सी होती है और उनको मिनिमाइज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्ट। अच्छा, अब इसमें ही देख लेते हैं अपन कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट, वैलिडिटी टेस्ट और सिलेक्शन, कि सिलेक्शन में कौन से क्योंकि कितना वैलिड है, अभी जो हम सिलेक्शन का प्रोसेस अपना रहे हैं वो कितना वैलिडेट है, क्या अभी इंटरव्यू का करना है, क्या हमको रिटर्न टेस्ट करवाना है, कितना वैलिड है, क्या रिलायबिलिटी, क्या जो हम जो इससे आंसर लिखेंगे वो सही रहेगा, क्या कॉपी तो नहीं हो रही है। जैसे कि अगर रिलायबल में बात करूं तो मैं आजकल ऑब्जेक्टिव वाइज सारे एग्जामिनेशन कैसे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज ABCD, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा वैलिडेट है और ज्यादा रिलायबल है, उसमें चीटिंग होने की संभावना कम है और ज्यादा वैलिडेट कहलाते हैं, मींस कि इससे हमको कट ऑफ अच्छी मिलती है, उसकी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है वो अच्छी मिल जाती है। चूजिंग सूटेबल टाइप ऑफ इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं आप, मींस ओपन एंडेड पूछना चाहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उससे इंटेंस इंटरव्यू होना चाहिए या पोलाइट इंटरव्यू होना चाहिए, कौन सा इंटरव्यू हर सिचुएशन के लिए। मेरे को पियोन का इंटरव्यू करना है, ठीक है, 4th क्लास की कैटेगरी का इंटरव्यू करना है तो मैं उससे उसकी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे को जब टॉप मैनेजमेंट का इंटरव्यू करना है तो उसकी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरव्यू।
फॉर्मुलेटिंग ए रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, यानी कि सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव क्या बनाए, एक स्ट्रेटेजी बनाए कि इस तरीके से हमको रिक्रूटमेंट करना है और इस तरीके से हमको सिलेक्शन करना है। अगर ये सीनियर लेवल बनाते हैं तो हमारे जो सिलेक्शन है वो काफी स्मूथ हो जाती है। मींस सिलेक्शन की एरर कम करने के जो 4-5 पॉइंट पड़े उसमें साथ में ये पॉइंट भी जुड़ेंगे। ये पॉइंट अपने कोर्स में भी है कि टेस्ट कैसा हो, रिलायबल हो, वैलिडेट हो। इसके अलावा हम सूटेबल टाइप ऑप्ट करें किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और जो हमारी स्ट्रेटेजी बने ये कौन बनाए, टॉप लेवल के सीनियर यानी कि टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव बनाए, यानी कि यहाँ जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है ये एग्जीक्यूट करे, हमको स्ट्रेटेजी बताए कि हमको आगे का काम कैसे करना है ताकि एक सारी चीजें प्रोसेस में हो सके। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए, काफी आसान लैंग्वेज में, काफी मतलब सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने समझाने की कोशिश करी और काफी सिंपल टॉपिक भी है। आई होप आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। बिल्कुल बहुत इजी सब्जेक्ट है और मेरे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूं और सेकंड वीडियो के अंदर आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट देखने वाले हैं। तो जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए।